Morning, dear students. Today we are here with our social science topic, that is chapter 10, Organs of Government, part 4. See, in part 3 we have discussed all about how can a bill becomes an act, right? So we have discussed in a very deep manner, right? We have also discussed the procedure of an act from bill, that is ordinary bill, non-financial bill, which we called. We also read about the money bill, how money bill can become an act, right? So we have discussed a lot, but still some of the points has left out. So we are going to finish it in this lecture. So let's begin. So the same topic, that is procedure of an act from bill or ordinary bill or non-financial bill, right? We have already discussed all such things, fine. But now we'll move that the bill approved in the Lok Sabha first is sent to the Rajya Sabha for recommendations. ठीक है? We have lastly seen कि मनी बिल कैसे प्रोसीजर होता है. ठीक है, मनी बिल की प्रोसीजर्स क्या होती है. तो हमने 3 प्रोसीजर्स देखी थी मनी बिल की. One is the preliminary discussions is carried out on the money bill, which is presented in the Lok Sabha. Second, द एक्सपेंसेस मेंशन्ड इन द बजट. ठीक है, बजट में जो एक्सपेंसेस है उसके ऊपर डिस्कस करना. एंड फाइनेंशियल मिनिस्टर उसे पूरे न्यूमेरिक डिटेल्स में एक्सप्लेन करेगा. थर्ड, हमने देखा था कि जितने भी मिनिस्टर्स है, लाइक एग्रीकल्चर, साइंस, डिफेंस, ट्रेड, बिजनेस, वो अपनी अपनी डिमांड रखेंगे या अपनी अपनी नीड्स रखेंगे लोकसभा के सामने. ठीक है, दिस वॉज वॉट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन पार्ट 2, sorry, part 3. Okay, and now we'll begins to the bill approved in the Lok Sabha first is sent to the Rajya Sabha for the recommendations. अब जो मनी बिल हमने यहाँ पे लोकसभा में अप्रूव्ड कर दिया है वो राज्यसभा में भेजा जाएगा. ठीक है, रिकमेंडेशंस के लिए. The Rajya Sabha has to return it to the Lok Sabha with necessary recommendations within 14 days. ठीक है, राज्यसभा को क्या करना है, मनी बिल को रिटर्न लोकसभा को रिकमेंड करके कितने दिन में देना है, 14 डेज में. यानी लोकसभा ने बना दिया मनी बिल. ठीक है, अब वो राज्यसभा को भेजेंगे. राज्यसभा को एनी हाउ 14 डेज में ये बिल रिटर्न करना है. ठीक है, लोकसभा कैन इधर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द टोटल और पार्शियल रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा. जैसे मैंने पहले बोला था कि मनी बिल में राज्यसभा का पावर ज्यादा नहीं होता, लोकसभा हैज मोर पावर देन राज्यसभा. ठीक है, सो लोकसभा या तो उसके रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर सकता है, वो रिजेक्ट कर सकता है. अगर ऐसा लगा राज्यसभा को कि भाई यहाँ चेंजेस की जरूरत है, बट लोकसभा को ठीक लगा तो वो करेंगे, नहीं तो नहीं कर सकते. इट्स ऑल ऑन लोकसभा. ठीक है, if a money bill is not returned to the Lok Sabha within 14 days by the Rajya Sabha, the bill is considered to have been passed by the Rajya Sabha. ये भी देखो, अगर 14 days के अंदर अंदर मनी बिल राज्यसभा ने लोकसभा को रिटर्न नहीं किया तो फिर लोकसभा के हिसाब से ये माना जाएगा कि मनी बिल जो राज्यसभा के पास पहुंचा है उसे कंसिडर्ड कर लिया गया है और वो बिल पास हो चुका है, अगर वो 14 डेज के अंदर रिटर्न नहीं किया गया तो. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द राज्यसभा टू रिकमेंड इट विद इन 14 डेज. ठीक है, नाउ इफ the Lok Sabha accepts the recommendations of the Rajya Sabha, the bill is considered to have been passed by both the houses of the parliament. अब अगर लोकसभा ने एक्सेप्ट कर ली राज्यसभा की रिकमेंडेशंस को. ठीक है, अगर राज्यसभा ने कहा भाई ये चेंजेस है, अगर ये कर लो तो फिर बिल पास है, और लोकसभा ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है चलो ये चेंजेस लग रहा है आपको और ऐसा लग रहा है कि नहीं ये रिक्वायर्ड है, हमने रिकमेंड कर लिया. ठीक है, सो अगर लोकसभा राज्यसभा की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लेता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मनी बिल है वो दोनों ही हाउसेस से क्या हो गया है, पास हो चुका है. ठीक है, but if the Lok Sabha rejects the recommendation of the Rajya Sabha and the bill is again passed in the Lok Sabha, the money bill is deemed to have been passed by both the houses of the parliament. ये भी एक फैक्टर देखो कि चलो लोकसभा ने राज्यसभा की जो भी रिकमेंडेशंस थी वो रिजेक्ट कर दी, यानी जब लोकसभा ने बिल बनाया और राज्यसभा को दिया, राज्यसभा को लगा कि भाई ये चीजें की चेंज करने की जरूरत है,
बट लोकसभा ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि भाई नहीं, हम यहाँ पे हमारे हिसाब से ये बिल बराबर बना है, वी डोंट रिक्वायर मच चेंज। ठीक है, तो क्या होगा कि द बिल इज अगेन पास्ड इन द लोकसभा। ये फिर से लोकसभा उसे कोई चेंज किए बिना वापस वो राज्यसभा को पास करेगा, और देन राज्यसभा हैव टू एक्सेप्ट द बिल, और राज्यसभा को ये बिल पास करना होगा। सो इस हिसाब से ये कहा जाएगा कि दोनों ही हाउसेस से ये बिल पास हो चुका है। ठीक है, बिकॉज लोकसभा हैव द मेजोरिटी। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस मेजोरिटी, जो उसके पास मेजोरिटी मेंबर्स है, दैट इज 545 जो मेंबर्स उसके पास है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है लोकसभा का। ठीक है, इसलिए राज्यसभा चाह के भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। लोकसभा हमेशा एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा because of its majority, because of its strength we can say। ठीक है, so hence in the matter of the money bill the Rajya Sabha has limited power। so अगर हम मनी बिल की बात करें, जैसे मैंने बार बार कहा है कि सबसे ज्यादा पावर मनी बिल के हिसाब से हम देखें तो लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। ठीक है, राज्यसभा सिर्फ अपनी रिकमेंडेशंस दे सकता है, अपनी राय दे सकता है, उस चीज को अपनी एडवाइस दे सकता है, उस चीज को एक्सेप्ट करना नहीं करना, दैट इज ऑल ऑन लोकसभा। ठीक है, after the money bill is passed by both the houses of the parliament, it is sent to the president for his assent। ये तो हमें पता ही है कि दोनों ही हाउसेस ने अगर क्लीन चिट दे दी है, राइट, कि यस मनी बिल इज करेक्ट और इट्स थ्राइसली रीड कर लिया गया है, ये बराबर है, तो फिर कहाँ जाएगा ये बिल? अब उसको बिल को एक्ट बनाने के लिए इट विल गो टू president। ठीक है, so it will send to the president for his assent। his assent, how he'll give his assent, president कैसे अपने assent देते हैं? by signing it। ठीक है, if president signs it, it means it is passed and now that bill has become act। but if he doesn't signs it, it means कि वो bill अभी तक act नहीं बना, यानी president ने अपनी assent नहीं दी है, permission नहीं दी है। The president has to sign the money bill, right? If the budget is not passed in the house, then the government has to re-sign। ठीक है, प्रेसिडेंट को ये मनी बिल जो है वो साइन करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि अगर बोथ द हाउसेस से वो पास हो जाता है, राइट, तो या तो हमने तीन चांसेस देखे थे मनी बिल के, या प्रेसिडेंट क्या कर सकता है बिल के साथ, या तो वो साइन करके मूव ऑन कर देगा, ठीक है, पास ऑन कर देगा, मनी बिल को एक्ट बना देगा, या तो वो क्या कर सकता है, अपने पास रोक के रख सकता है बिल को, ठीक है, और एल्स वो वापस रिकमेंडेशंस के लिए भेज सकता है। बट आफ्टर रिकमेंडेशंस कोई चेंज उन लोगों को रिक्वायर्ड नहीं लगा, किसको? दोनों ही हाउसेस को। तो वापस जब वो प्रेसिडेंट के पास आएगा तो ही हैव टू साइन इट। ओके, so if the budget is not passed in the house, then the government has to resign। ठीक है, सो अगर बजट हाउसेस में पास नहीं हुआ तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ सकता है। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दिस, इन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट द सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिफेंस एंड फॉरेन मैटर्स आर डिस्कस्ड। और दोनों ही हाउसेस में इसके अलावा दूसरे क्या मैटर्स डिस्कस होते हैं पार्लियामेंट में? दैट इज सोशो इकोनॉमिक मैटर, पॉलिटिकल, डिफेंस और फॉरेन मैटर्स भी डिस्कस होते हैं। द लोकसभा मॉनिटर्स एंड controls the working of executive, cabinet of ministers and the bureaucrats। ठीक है, लोकसभा का काम क्या है? अगेन ये आप डिफरेंसेस में लिख सकते हो। लोकसभा के फंक्शंस क्या है? दैट इज लोकसभा मॉनिटर्स, यानी लोकसभा ध्यान रखता है, उसे कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? वर्किंग ऑफ एग्जीक्यूटिव्स यानी ये जितने भी मिनिस्टर्स है, राइट, कैबिनेट मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, presidents and whosoever, right, whether they are working well or not, तो ये एग्जीक्यूटिव पर उनका ध्यान रखना, दिस इज द मॉनिटरिंग वर्क डन बाय लोकसभा। कैबिनेट मिनिस्टर्स पर ध्यान रखना। दूसरा ब्यूरोक्रेट्स का मतलब होता है अदर ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, दूसरे एग्जीक्यूटिव्स और कैबिनेट मिनिस्टर्स के अलावा के जो बाकी के ऑफिसर्स है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, वो अपना काम ठीक से करे, ये ध्यान रखना। ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो सकते हैं, whosoever, fine। It is the work of the elected members to see that the funds of the public are utilized properly। तो ये जो लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, राइट, या जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनका हमेशा ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये इस बात को ध्यान देना होता है कि जो भी फंड्स पब्लिक के हैं उसे सही तरीके से सही जगह पे यूज किया जाए। ठीक है,
So, Lok Sabha has a direct control over the use of public funds without the consent of the Houses of Parliament. लोकसभा का पब्लिक फंड पर डायरेक्ट कंट्रोल है, जितना भी पब्लिक फंड्स आता है लोकसभा उसे डायरेक्टली कंट्रोल करता है, उसे किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है पार्लियामेंट में, ठीक है। नो न्यू टैक्सेस कैन बी लेवाइड और एनी इम्प्रूवमेंट इन द एग्जिस्टिंग टैक्स कैन बी डन। कोई भी नए टैक्सेस इस वक्त जब ये पब्लिक फंड्स होते हैं उस वक्त नए टैक्सेस लिवाइड नहीं कर सकते यानी थोप नहीं सकते, या उसमें कोई भी तरह के जो एग्जिस्टिंग टैक्स यानी जो टैक्सेस अभी चल रहे हैं उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन the House of the Parliament are called as the custodian of public funds. It controls the functioning of the एग्जीक्यूटिव। सो ये जो हाउसेस है पार्लियामेंट के, दैट इज द लोकसभा एंड द राज्यसभा, ये कैसे काम करता है? इट वर्क्स एज अ कस्टोडियन ऑफ पब्लिक फंड्स, ठीक है। कस्टोडियन ऑफ पब्लिक फंड्स यानी पब्लिक फंड्स की देखभाल करने वाले, द प्रोटेक्टर ऑफ द पब्लिक फंड्स। दे ऑलवेज सीज के पब्लिक फंड्स गलत जगह पे यूटिलाइज ना हो, ठीक है। एंड इट कंट्रोल्स, और दूसरा काम क्या करता है? एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल रखना, ठीक है। एग्जीक्यूटिव जो फंक्शन कर रहा है वो सही है वो गलत है, तो उससे क्वेश्चन करने का पावर भी ये दोनों हाउसेस के पास है, राइट। Besides this, the Parliament has the power to remove President, Vice President, Chief Justice of the Supreme Court, as well as the High Court, Chief Election Commissioner, Auditor General, and Attorney General under the charge of proven misbehavior or inefficiency or violation of the Constitution through the process of impeachment. इसके अलावा पार्लियामेंट के पास यानी बोथ द हाउसेस दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा हैव फुल पावर टू रिमूव ऑल सच मिनिस्टर्स एंड द जजेस ऑफ द कोर्ट्स। पार्लियामेंट के पास पूरा पावर है कि वो प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है, वाइस प्रेसिडेंट को भी रिमूव कर सकता है, चीफ जस्टिस हो, वो सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो, चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो, ऑडिटर जनरल हो, अटॉर्नी जनरल हो, हूसोएवर। अगर कोई गलत करता है, अगर किसी ने मिसबिहेव किया है, अगर कोई इनएफिशिएंट है, अपने काम के काबिल नहीं है, अगर किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ को तोड़ा है, तो उन सबको रिमूव किया जा सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। अब इम्पीचमेंट क्या है? इम्पीचमेंट इज इटसेल्फ कॉल्ड रिमूवल ऑफ एनी मिनिस्टर, बट इस इम्पीचमेंट की कुछ प्रोसेस होती है, और वो प्रोसेस ऐसी है कि अगर सपोज प्रेसिडेंट के खिलाफ लोकसभा में ये बात हो गई कि भाई प्रेसिडेंट इज नॉट वर्किंग वेल, ठीक है, अब हमें इसको रिमूव करना है, ही इज नॉट एफिशिएंट या ही इज वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाटएवर, ठीक है। सो लोकसभा में और राज्यसभा में राइट इलेक्शंस होंगे, सॉरी वोटिंग होगा कि वेदर टू रिमूव हिम और नॉट, और ये जो वोटिंग होगी ये 2/3 मेंबर्स में होगी, यानी 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, दैट इज कंपल्सरी, ठीक है। अगर पूरे मेंबर्स नहीं है तो एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स होने चाहिए, ओके। और उसमें अगर मेजॉरिटी वोट्स आता है यस में कि यस प्रेसिडेंट रिमूव होना चाहिए, तो फिर वो इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू रिमूव होंगे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इम्पीचमेंट प्रोसेस, फाइन। नाउ लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल, अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया वो डिस्कस्ड ऑल अबाउट राज्यसभा, लोकसभा, दैट इज बी कॉल्ड अ सेंट्रल लेवल, ठीक है। हमने नेशनल लेवल के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम जो भी डिस्कस करेंगे दैट इज ऑल अबाउट द लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल, ठीक है। सो लेट्स रीड इट। लेजिस्लेटिव असेंबली, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। लेजिस्लेटिव असेंबली इज द लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेवल, राइट। अगर हम इसे सेंट्रल लेवल के साथ कंपेयर करें तो जैसे लोकसभा है वैसे लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिस बोथ आर द लोअर हाउसेस ऑफ द सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल। लोकसभा सेंट्रल लेवल का लोअर हाउस है और लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेवल का, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द अपर हाउस, राइट, एज राज्यसभा, फाइन। चलो, लेजिस्लेटिव असेंबली, ईच स्टेट हैज अ लेजिस्लेचर एंड इट इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली। हर एक स्टेट, इंडिया में जितने भी स्टेट्स है, राइट, 29 स्टेट्स वी हैव, वो सारे स्टेट्स के पास लेजिस्लेचर यानी लेजिस्लेटिव असेंबली होगा ही होगा कंपल्सरीली, ठीक है। नाउ दैट इज वी कॉल्ड यूनिकैमरल, ठीक है। अगर एक ही असेंबली है यानी एक ही हाउस है जिस स्टेट के पास, वहां पे यूनिकैमरल सिस्टम होगा,
ठीक है, ये हमने ऑलरेडी आगे पढ़ लिया है। यूनिकैमरल सिस्टम का मतलब होता है द स्टेट हु हैव ओनली वन हाउस, दैट इज वी कॉल यूनिकैमरल सिस्टम, एंड द स्टेट विच हैव बोथ द हाउसेस, ओके, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, दैट इज वी कॉल बैकमेरल। ठीक है, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है? द अदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये कहाँ कहाँ है? ये है बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, ये ही कुछ ऐसे गिने चुने स्टेट्स है जिनके पास दोनों हाउसेस है, द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, यही इतने स्टेट्स है, कितने? बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी एंड तमिलनाडु, यही 5 स्टेट्स है। आई थिंक यस एक्सेट्रा भले यहाँ पे दिया है, बट यही कुछ स्टेट्स है ऐसे जिनके पास बैकामरल लेजिस्लेचर है। आगे भी दिया है, यस आगे भी हमने यही पढ़ा था, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र वहां दिया था, एंड यहाँ UP and Tamil Nadu. Okay, so these are the states which have the legislative council as well as legislative assembly. Okay, there the legislative council is the upper house and the legislative assembly is the lower house. जैसे मैंने समझाया, गुजरात state does not have legislative council. हमारे पास सिर्फ एक ही council, एक ही house है, that is legislative assembly. Now next, legislature at the state level. अब ये क्या है? लेजिस्लेचर तो ऑलरेडी हम स्टेट लेवल पे ही डिस्कस कर रहे हैं, कब से? लेजिस्लेचर स्टेट लेवल का ही हम बात कर रहे हैं। फाइन, नाउ वेरियस स्टेट्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। जैसे अगर सेंट्रल लेवल की बात करें और दोनों हाउसेस की बात करें, दैट इज द अपर हाउस राज्यसभा एंड द लोअर हाउस लोकसभा। ठीक है, दोनों ही हाउसेस में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कुछ फिक्स्ड नंबर्स ऑफ मेंबर्स है। जैसे हमने देखा, और वो मेंबर्स चेंज हो सकते हैं बट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, राइट, वो एक लॉ पास करना हो सकता है। फाइन, अगर वो लॉ में अमेंडमेंट होता है तो चेंज हो सकते हैं। जैसे लोकसभा हैव 545 मेंबर्स, राज्यसभा हैव 250 मेंबर्स, गेटिंग? सो इन दैट मैनर वी कैन से, बट अगर हम इसी चीज को लेजिस्लेटिव में अगर हम कंपेयर करते हैं, राइट, स्टेट लेवल पे हम अगर जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू इट what it says के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स फिक्स्ड नहीं होते, क्योंकि हर एक स्टेट का पॉपुलेशन अलग है। ठीक है, हर एक स्टेट, कोई स्टेट बहुत छोटा है, उसका जोग्राफिकली वो बहुत अलग है, कोई स्टेट छोटा है, कोई स्टेट बड़ा है। सो अकॉर्डिंगली वहाँ के पॉपुलेशंस के बेस पर, वहाँ के जोग्राफिकल कंडीशंस के बेस पर मेंबर्स चूज होते हैं। ठीक है, as per the provision in the constitution, the minimum number of the member of the legislative assembly is 60 and the maximum number of the members is 500. कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से मिनिमम मेंबर लेजिस्लेटिव का असेंबली का कितना होना चाहिए? 60, मतलब कम से कम 60 मेंबर्स होने चाहिए, 60 से कम नहीं, और ज्यादा से ज्यादा 500। ठीक है, 500 से ज्यादा नहीं। ठीक है, सो मिनिमम नंबर इज 60, या तो एटलीस्ट 60 मेंबर्स होने चाहिए या 500 तक, उसके बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। फाइन, बट 500 से ज्यादा नहीं और 60 से कम नहीं, ये प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली इज प्रेजेंटली 182। ठीक है, और हमारी गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल कितने मेंबर्स है? दे आर 182। फाइन, चलो ये हो गया लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल। अब हम डिस्कस करेंगे क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, अगर स्टेट लेजिस्लेचर में किसी को मेंबर बनना है तो उसके लिए कुछ तो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस होगी, राइट, कुछ तो आपका रिज्यूमे होना चाहिए उससे रिलेट करता। सो क्या रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशंस की? लेट्स सी, एनी पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये कॉमन चीज है। ठीक है, वो चाहे राज्यसभा का मेंबर बनना है, वो चाहे लोकसभा का मेंबर बनना है, वो चाहे बोथ द हाउसेस ऑफ स्टेट लेवल जिसका भी मेंबर बनना है, दिस इज द वेरी स्पेसिफाइड थिंग्स दैट रिक्वायर कि वो बंदा इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो बंदा कोई NRI या आउटर बाहर का बंदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट के दैट एनी पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया
वो मेंबर बन सकता है, बट एंड इज ऑफ 25 years और मोर, बट उसकी एज 25 years से कम नहीं होनी चाहिए, 25 या उससे ज्यादा कोई भी एज हो, राइट, एंड ही शुड बी द इंडियन सिटीजन एंड इज नॉट in a state of unsound mind, insolvent or criminal can contest the elections of legislative assembly. वो बंदा पागल नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड यानी पागल, राइट, इंसॉल्वेंट यानी कर्जदार, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी समझाया था कि उस पर कर्जा नहीं होना चाहिए, जैसे ईएमआई उसने पे ही नहीं की है बैंक में और उन लोगों ने, बैंक वालों ने उसे इंसॉल्वेंट जाहिर कर दिया है, सो वो नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस नहीं होने चाहिए, वो 25 years या उससे ज्यादा होना चाहिए और वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। अगर ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल है, ये सब कुछ है, देन ही कैन बी द contest, he can contest the elections of legislative assembly, ठीक है ना। टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड होना चाहिए ये भी देख लो कि लेजिस्लेटिव असेंबली का टाइम पीरियड क्या है। The legislative assembly is not a permanent house. We all know that, right? जैसे लोक सभा is not a permanent house, right? लोक सभा can dissolve. हाँ, ये मैं बता दूं कि अगर लोक सभा dissolve हो जाती है, अगर राज्यसभा के मेंबर्स को ऐसा लगा कि भाई लोक सभा इज नॉट वर्किंग वेल, ठीक है, तो वो चाहे, और प्रेसिडेंट के असेंट से, और दूसरा कि अगर प्राइम मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को ये कहते हैं कि लोकसभा को डिसॉल्व करना है, सो प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा, राइट, बट लोकसभा डिसॉल्व कर दी तो उसका जो कामकाज है वो कौन संभालेगा। इफ लोकसभा डिसॉल्व्स देन द वर्क लोड ऑफ लोकसभा इज ऑल शोल्डर्ड बाय राज्यसभा, उसका पूरा वर्कलोड जब तक दूसरी लोकसभा नहीं आ जाती तब तक वो पूरा राज्यसभा संभालेगा, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल लोकसभा इज not a permanent member and Rajya Sabha is a permanent member, ठीक है। चलो, वैसे ही क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली भी लोअर हाउस है तो लेजिस्लेटिव असेंबली भी परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट हाउस नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली के भी टाइम पीरियड 5 years है, ठीक है, अगर ये बीच में डिसॉल्व नहीं होती तो वो 5 years तक चलेगी और 5 years के बाद उसका इलेक्शन होगा, ठीक है। आफ्टर द गिवन पीरियड द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व, ये जो गिवन पीरियड में खत्म होता है यानी 5 years का कंप्लीट होता है, वैसे ही ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसॉल्व हो जाएगी। In unusual situations wherein the government cannot function as per constitutional provision or if government cannot be formed, then the governor can send recommendations to the president of India to dissolve the government, ठीक है। अब अगर कोई ऐसी अनयूजुअल सिचुएशन हो गई, राइट, कि कोई भी गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर पा रही है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से, ठीक है, जैसे हमने सेंट्रल लेवल पे जो कुछ भी डिस्कस किया था वही सेम चीज यहाँ होगी, ठीक है, कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो भी हायर हुई है, जो भी अभी इलेक्ट होके आई है, राइट, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और इफ गवर्नमेंट कैन नॉट बी फॉर्म्ड, और ऐसा हो गया कि चलो इलेक्शन हुआ बट किसी को मेजोरिटी वोट मिले ही नहीं स्टेट लेवल पे, तो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पाई, राइट, तो गवर्नर क्या करेगा, गवर्नर अपने रिकमेंडेशंस भेजेगा प्रेसिडेंट को, यानी गवर्नर प्रेसिडेंट को ये सारी बात बताएगा, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कि यहाँ की गवर्नमेंट को डिसॉल्व करना चाहिए, ये गवर्नमेंट नहीं चल सकती, इसको क्या करना होगा, डिसॉल्व, ठीक है। द प्रेसिडेंट देन डिसॉल्व्स द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो प्रेसिडेंट क्या करेगी, जैसे लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है वो उसे भी प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर, इन द सेम मैनर यहाँ पे भी प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लेजिस्लेटिव असेंबली बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ गवर्नर, ठीक है। सो गवर्नर अगर ये रिकमेंडेशंस देता है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर देगा और वहां पे स्टार्ट हो जाएगा प्रेसिडेंट रूल, जब तक नई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं आती, इलेक्शंस दूसरे कंप्लीट होके दूसरी एक नई लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म नहीं होती, तब तक वहां पे प्रेसिडेंट रूल चलेगा। प्रेसिडेंट रूल यानी प्रेसिडेंट जो कहेगा, प्रेसिडेंट जो ऑर्डर्स देगा, वो सब कुछ उस वक्त का पूरा हैंडलिंग प्रेसिडेंट खुद करेंगे,
ठीक है। Now, during that time period, the governor administers the state. और उस वक्त के लिए, right, president वहां पे president rule, president will pass the orders, rules, regulations, laws, but who is going to implement that? So उस वक्त के लिए governor पूरी state को administer करेगा, ठीक है, जब तक दूसरी legislative assembly form नहीं हो जाती। ओके, सो गवर्नर पूरा हैंडल करेगा। जैसे हमने देखा था राज्यसभा लोकसभा की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हैंडल करता है, वहां यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होती है तो प्रेसिडेंट रूल आता है और गवर्नर पूरा एडमिनिस्टर करता है स्टेट को, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स फ्रॉम अमॉन्ग्स देमसेल्व्स। ये तो हमें पता है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा में लोकसभा को हैंडल करने के लिए स्पीकर होते हैं, राइट, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। इन द सेम मैनर राज्यसभा को हैंडल करने के लिए चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, और वी कैन आल्सो कॉल वाइस चेयरमैन। फाइन, इन द सेम मैनर यहाँ पे भी, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली में भी स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, ठीक है, हु रन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। स्पीकर we all know, deputy speaker if speaker is absent, right, तो उस जगह को तब तक कौन संभालेगा? deputy speaker. The members of the legislative council are elected from among the institutions of local self government, registered graduates, teachers of secondary and high secondary by electorates. अब द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, जितने भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के बाद, अब हम काउंसिल बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लेजिस्लेटिव असेंबली, हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर इलेक्टेड फ्रॉम, राइट, ये कहां से इलेक्ट होंगे? दीज आर इलेक्टेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जितनी भी इंस्टीट्यूशन है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सब में सब आ गया, डिस्ट्रिक्ट पंचायत आ गया, राइट, जिला पंचायत आ गया, दिस इज वी कॉल्ड राज्य पंचायत आ गया, ठीक है। सो ये सारे पंचायत जो है वो, और म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड नगर पालिका से, ये सब कुछ आ जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, ठीक है। सो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स कहाँ से इलेक्ट होंगे? वो या तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में से इलेक्ट हो सकते हैं, या कोई वो रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स होने चाहिए, या वो कोई टीचर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी के टीचर्स होने चाहिए बाय इलेक्टोरेट्स, ठीक है। टू बी एलिजिबल एज अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, the candidate should be of 30 years or more and must be a citizen of India. अब यहाँ देखो, यहाँ हम कंपैरिजन कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में 25 years और मोर चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में चाहिए 30 और मोर। समझ में आया? 30 से कम नहीं, शुड बी 30 और मोर, ठीक है। The legislative council is a permanent house. ये भी differentiate कर सकते हो, legislative assembly is not permanent house, legislative council is the permanent house, okay. Like the Rajya Sabha, each of its members get elected for a term of 6 years. राज्यसभा के जैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी यहाँ 6 years होता है, ठीक है। सो लोकसभा में 5 years, राज्यसभा में 6 year के बाद इलेक्शंस होता है, ठीक है। वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली में 5 years और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 years, बट राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, वो तो डिसॉल्व हो ही नहीं सकता। तो यहाँ का ये मेन पॉइंट है कि इट्स 2/3 मेंबर्स आर रिटायर एवरी 2 years। 6 years का तो ओवरऑल इलेक्शन होगा, ठीक है, बट इसके 2/3 मेंबर्स जो है, राज्यसभा के जो भी 2/3 मेंबर्स है, या लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो 2/3 मेंबर्स है, वो हर 2 साल में रिटायर्ड होंगे और नए अपॉइंट होंगे, नए इलेक्ट होंगे। इसलिए राज्यसभा कभी भी पूरी तरीके से ये कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। लोकसभा कंप्लीटली डिसॉल्व होता है, राज्यसभा कभी भी उसके सारे मेंबर्स निकाल दिए जाएंगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर 2 साल में 2/3 मेंबर्स उसके रिटायर होते हैं और दूसरे आते हैं। सो इट गोज ऑन, okay, it never dissolves, so that's why it is a permanent house. So Rajya Sabha and legislative council both are permanent house, okay. A state has to decide whether to keep a legislative council or not. ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या स्टेट डिसाइड करेगा कि उन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए या नहीं। जैसे गुजरात ने ये डिसाइड किया है, गुजरात स्टेट ने, कि उन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल की जरूरत नहीं है, सो वी डोंट हैव, राइट। Like the Lok Sabha, the Legislative
काउंसिल हैज मोर पावर। तो जैसे लोकसभा है वैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास ज्यादा पावर है, ठीक है। ऑर्डिनरी एज वेल एज मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन इट, ऑर्डिनरी बिल हो या मनी बिल हो दोनों यहाँ प्रेजेंट होंगे। आफ्टर द बिल पास टू वेरियस स्टेप्स दे आर सेंट टू द गवर्नर फॉर हिज असेंट। जैसे सेंट्रल लेवल पे राज्यसभा और लोकसभा में बिल पास होते थे और सिग्नेचर के लिए प्रेसिडेंट के पास जाते थे, राइट। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, दोनों ही बिल दोनों हाउसेस में पास हो गया, अगर दो हाउसेस है तो दोनों में, और एक हाउस है तो एक में, ठीक है। और उसके बाद वो वहां के गवर्नर के पास जाएगा फॉर द असेंट, और गवर्नमेंट के असेंट होने के बाद उस स्टेट में वो बिल बनेगा एक्ट। जैसे सेंट्रल लेवल में प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद वो बिल एक्ट बनता है, वैसे स्टेट लेवल में गवर्नर के साइन करने के बाद वो बिल एक्ट बनता है, ठीक है। सो दिस वॉट द टूडेज लेक्चर ऑल अबाउट। हमने बहुत सारी चीजें कंपेयर की, वी हैव कंपेयर्ड अ लॉट थिंग्स, राइट। हमने लेजिस्लेटिव असेंबलीज देखा, लेजिस्लेटिव काउंसिल देखा, राज्यसभा लोकसभा, राइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बहुत इजी है, राइट। सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल के जो फंक्शनिंग सिस्टम है वो इट्स सेम, जस्ट जो अलग है दैट इज उनके नेम्स अलग है, बाकी उनका काम करने का तरीका इज वन एंड सेम, ठीक है। सो होप यू एंजॉय दिस लेक्चर एंड अंडरस्टूड इट वेल। सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, सी या।